नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। और आज हम उसका पढ़ेंगे भाग 7, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अनुभव कर सकते हो दैनिक जीवन में। कैसे? जैसे मान लीजिए रात के समय आप ड्राइविंग कर रहे हो या आप बाइक चला रहे हो, तो क्या होता है, सामने से आने वाली गाड़ी का जो फोकस होता है ना, जो लाइटें होती हैं, बिल्कुल आपकी आंखों पर गिरता है और आपकी आंखें क्या होती हैं, चुंधिया जाती हैं। आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र नहीं आता कि ये लाइट किस प्रकार से आ रही है। मतलब लाइट सामने वाली गाड़ी में दो हैं, दो बल्ब लगे हैं, दोनों से आपको प्रकाश दिख रहा है, लेकिन आपको उस वक्त ये नहीं दिखता कि वो कितनी लाइटें हैं सामने। जैसे कई बार होता है ना कि गाड़ी ने एक लाइट ऑफ कर रखी है और एक ऑन कर रखी है, तो हम जैसे उसके पास जाते हैं ना, तब जाकर हमें पता लगता है कि भाई ये तो गाड़ी की दोनों लाइटें हैं। भाई आप ये नहीं कह सकते कि सामने से बाइक आ रही है या कार आ रही है। जब आप उसके पास पहुंचते हो तब आपको पता लगता है भाई ये तो क्या है, कार है। ठीक है ना? तो आपने क्या क्या नहीं कर पाए, आपके आंखों ने उनको विभेदित नहीं किया, लेकिन जैसे आप उनके पास पहुंचे तब आपकी आंखों ने क्या किया, उनको विभेद कर दिया। भाई ये इधर वाला बल्ब है, ये इधर वाला बल्ब है। ऐसे ही आप रेल की पटरियों को लीजिए, आप रेल की पटरियों के बीच में बिल्कुल चलते रहिए, सामने की ओर देखते रहिए, तो आपको ऐसा लगता है कि रेल की पटरियां ना एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गई हैं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जैसे आप चलते जाओगे तो ऐसा कभी नहीं होता। रेलगाड़ी की पटरियाँ कभी मिक्स नहीं होती, वो कंटिन्यू चलती रहती हैं पैरेलल समांतर रूप से। तो ये जो टॉपिक है वो इन सब बातों को एक्सप्लेन करता है और किस प्रकार से हमारी आंख है वो इन सब को विभेदित कर पाती है और कितना एंगल उसके लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आंख की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी की। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर भी देखें, क्योंकि व्यतिकरण विवर्तन का अध्ययन आपको इनके लिए क्या कर देगा, आसान कर देगा, विभेदन क्षमता को आपको आराम से समझा देगा। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए, बात करते हैं और जानते हैं किसके बारे में, विभेदन क्षमता के बारे में। तो सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं, जैसे अभी मैंने कहा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप इनको देख रहे हैं, तो आपको एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस यहाँ से बढ़ा दी जाएगी ना, तो फिर ये आपको बिल्कुल धुंधले दिखाई देते हैं, मतलब दोनों मिक्स दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दो पृथक बिंबों को देख पाने की जो हमारी बात है वो क्या है, विभेदन होती है। कि दोनों बिंब आपको अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, विभेदित है। भाई दो वस्तुएं अलग अलग रखी हुई हैं, आप कैसे कह सकते हैं वो अलग अलग रखी हुई है, क्योंकि वो दोनों क्या है, विभेदित है। तो दो पृथक बिंबों को देख पाने को हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। यानी भेद कर देना क्या होता है, विभेदन होता है। ठीक है। किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा, खास बात है, किसी प्रकाशीय उपकरण के द्वारा निकटवर्ती बिंबों को पृथक देखने की क्षमता को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं, उसकी पावर कहते हैं। ठीक है, रिसॉल्विंग पावर कहते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे? मान लीजिए कि आप यहाँ से देख रहे हैं और दो तारे आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों तारे क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये पृथक देख पाने की क्या हो गई, एक आपकी विभेदन क्षमता हो गई, आपकी विभेदन ताकत हो गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं आंख के बारे में कि आंख किस प्रकार से वस्तु को विभेदित देख पाती है। तो इसके लिए देखो, एक साइंटिफिक फैक्ट आपको याद करना होगा, 1/60 डिग्री या एक आर्क या 1 मिनट आप इसे कह सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि हमारे जो नेत्र होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये दो वस्तुएं हो गई और यहाँ पर हमारी जो आंख है, नेत्र है, इस तरफ लेते हैं। ठीक है। तो आंख से अपन क्या करें, देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। ठीक है। अब देख रहे हैं, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए अगर आंख अगर दूर है, आप वस्तु से क्या है, दूर है, तो ये दोनों ऐसे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है ना, दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, हमें लगती है वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों थोड़ा अलग हो जाते हैं, ऐसे थोड़ा अलग हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ से विभेदन स्टार्ट हो चुका है और फिर हम बिल्कुल पास आ जाते हैं तो हमें दोनों दूर होते हैं, और पास आ जाते हैं तो थोड़ा और दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि नेत्र के द्वारा, जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, ये कौन बन गया, ये कौन बन गया, इसको आप थीटा कह दीजिए, इसको आप थीटा कह दीजिए। तो वस्तुओं को देख पाने के लिए डिपेंड करता है ये थीटा कितना है। ठीक है। अब जैसे आप इस थीटा को बिल्कुल कम करते जाओगे पीछे की ओर, तो ये दोनों वापस मिलते जाएंगे। ठीक है ना। तो कहने की बात यह है कि बहुत अधिक दूरी होने पर जो आपका थीटा है ना, वो दोनों वस्तुओं को विभेदित नहीं कर पाता। आपकी आंखें ना वस्तुओं को विभेदित नहीं कर पाती हैं, और जिससे आप पास में आते रहते हो और थीटा को बढ़ाते रहते हो, तो आप क्या करते हो, उन वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हो। तो आपने यहाँ भी नोटिस किया होगा,
कि एक कंडीशन ऐसी होती है जब वस्तुएं बिल्कुल हमें अस्पष्ट दिखाई दे रही थी, मतलब दोनों के जो प्रतिरूप थे वो एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, मिक्स हो गए। और फिर जैसे हम थोड़ा और पास में आए तो हमें ये बिल्कुल ऐसे दिखाई दिए, ऐसे। तो अब आप देख रहे हो कि बिल्कुल विभेदित हो चुकी हैं। और फिर थोड़ा और आगे आए तो अब इनके बीच की डिस्टेंस अलग हो गई और ये हमें साफ साफ दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा एंगल देख, थीटा की बात करें, एक ऐसा मिनिमम एंगल, एक ऐसा न्यूनतम कोण जिससे पहले अगर आप बात करें वस्तु की तो आपको वस्तुएं अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अगर उस कोण पर बात करें, उस कोण के बराबर बात करें तो हमें यह कंडीशन प्राप्त होती है। और अगर उस कोण से अधिक कोण, अगर उस वैल्यू से अगर आपको अधिक वैल्यू प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं हमें वस्तुएं विभेदित दिखाई देती हैं। और ये वो कोण है, कौन सा, 1/60 डिग्री। हमारे आंख के लिए क्या होता है बच्चों, पृथक पृथक देख पाती हैं तो उसके लिए 1/60 डिग्री का कोण जिम्मेदार है। और जिनके बीच की कोणीय दूरी 1 मिनट या उससे अधिक होती है वही आपको दिखाई देता है। 1 मिनट का ये जो न्यूनतम कोण है ना बच्चों, ये आंख की विभेदन सीमा कहलाती है, रिसॉल्विंग लिमिट कहलाती है। आया समझ में? यानी 1/60 डिग्री या एक आर्क से कम का कोण बनता है तो वस्तु विभेदित दिखाई नहीं देगी, मिक्स रहेगी, अस्पष्ट रहेगी। और जैसे आप 1 मिनट का कोण तैयार कर रहे हो तो वस्तु बिल्कुल अपने अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन बीच की दूरी 0 रहेगी। और जैसे आप 1 आर्क मिनट से अधिक की बात करो तो दोनों वस्तु आपको क्लियर रूप से साफ साफ विभेदित, अलग अलग, पृथक पृथक दिखाई देती है। अब बच्चों बात करते हैं इसकी विभेदन सीमा की, ठीक है, किसके, आंख के लिए। मान लेते हैं कि हमारी आंख से, ठीक है, हमारी आंख से कोई वस्तु है वो 3.6 मीटर लेते हैं, 3.6 मीटर लेते हैं, ठीक है, 3.6 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। और हमारे पास कोई स्केल है, छोटा सा स्केल है। अब स्केल है और इसमें एक पार्ट है 1 mm, कितना है बच्चों, 1 mm है। अब 1 mm क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है। अगर हम बात करें 1 mm से, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का 1 mm है, तो इसका मतलब आंख से 1 mm पॉइंट ही हो गया और 1 पॉइंट ये हो गया। तो देखिए आप कितना छोटा सा कोण बन रहा है, बिल्कुल छोटा सा कोण बन रहा है। अब 1 mm का मतलब क्या है, 1 मिलीमीटर कितना हो गया, 10⁻³ हो गया। और ये डिस्टेंस कितना है, ये हमने कितना माना है, 3.6 मीटर माना है। तो अब देखो, 2 खानों की चौड़ाई बटा आंख के पैमाने से दूरी। चलो मैं आपको एक और बताता हूँ, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये तो याद है ना, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो ये तो आपका हो गया चाप, ठीक है, और बट्टा में क्या आ जाएगी इसकी, त्रिज्या। तो चाप तो इसका हो गया 1 mm मान लिया अपन ने, और त्रिज्या क्या मान ली, 3.6 मान ली। तो हमने यहाँ पर किया कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो चाप तो आपका हो गया 1 mm और इसको हमने अल्फा कर दिया, और चाप बटा त्रिज्या हमने कितनी कर ली, 3.6 कर ली। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ 3.6, और अल्फा को हमने किस में कर दिया, रेडियन में कर दिया, ठीक है। अब रेडियन से हम चेंज करते हैं किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में आप करोगे ना तो यहाँ पर क्या करना होगा, 180 बटा पाई करना होगा, पाई का मान 3.14 होता है, और ये आ जाएगा 1 मिनट, ठीक है, लगभग 1 मिनट या 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। किसके लिए, ये मानव नेत्र की विभेदन सीमा की हमने बात की है, ठीक है। चलो अब जो विभेदन सीमा होती है ना, उसके लिए अब आगे देखते हैं कि दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जो, जबकि वे बिंब किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग दिखाई दे सके। यानी वो न्यूनतम दूरी जिसकी सहायता से क्या होती है, जो आपके सामने जिसको आप देखना चाह रहे हो लेंस से या माइक्रोस्कोप से, वो आपको अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उस उपकरण की, उस यंत्र की, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं, ठीक है। उपकरण की जो विभेदन क्षमता होती है ना, उसका मापन किससे होता है, विभेदन सीमा के व्युत्क्रम से होता है। क्योंकि हमने विभेदन सीमा अभी निकाली थी, ध्यान रखना ये जो पावर है वो हमेशा डिपेंड करती है उसकी लिमिट पर। यानी रीसॉल्विंग जो पावर है वो रिवर्स होती है किसका, रीसॉल्विंग लिमिट का, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम। जब एक चीज़ आप समझ गए ना, विभेदन सीमा का मान आप निकाल चुके हैं, विभेदन सीमा का मान हम निकाल चुके हैं, तो विभेदन क्षमता का क्या करना है, उसका व्युत्क्रम करना है। चलो जिस उपकरण की विभेदन सीमा, भाई जिसे हमने बात की, दोनों क्या रिवर्स है। अब विभेदन सीमा कम होती है ना, तो विभेदन क्षमता बच्चों क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। और अगर विभेदन सीमा अधिक थी तो विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हम तो विभेदन क्षमता क्या चाहते हैं, अधिक ही चाहते हैं ना, अधिक चाहते हैं। इसका मतलब विभेदन सीमा क्या होनी चाहिए, कम से कम ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए 1/60 डिग्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसके लिए, मानव नेत्र की विभेदन सीमा के लिए, ठीक है। चलो अब इसमें आगे 2 टॉपिक और जुड़े हुए हैं साथ साथ में, एक दूरदर्शी के लिए जुड़ा हुआ है और एक सूक्ष्मदर्शी के लिए जुड़ा हुआ है। तो हम बात करते हैं पहले दूरदर्शी के लिए। चलो क्या करेंगे कि किन्हीं भी 2 दूरस्थ बिंब, देखो जैसे आप जानते हैं दूरदर्शी जो होता है ना,
वो दूर की वस्तुओं को आपकी आंख के निकट दिखाता है। तो हम दूरबीन से देख रहे हैं कि कोई तारे मान लीजिए आकाश में, हम उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वो दोनों हमें अलग अलग दिख रहे हैं क्या। तो दूरस्थ बिंबों के द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस अभिदर्शक जो वस्तु की ओर होता है, जो वस्तु की ओर होता है, ऑब्जेक्ट की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, अभिदर्शक लेंस कहते हैं, से बना वह न्यूनतम कोण जिसके लिए दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब मात्र क्या होते हैं, विभेदित दिखाई देते हैं। मतलब जहाँ से आपको केवल दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं, उस न्यूनतम कोण को क्या कहते हैं, विभेदन सीमा कहते हैं। किसकी, दूरदर्शी की। ठीक है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता इसकी विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम होती हैं। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर हम बात करते हैं कि यदि दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी है, डेल्टा थीटा है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, व्युत्क्रम होती हैं। तो विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/डेल्टा थीटा हो जाएगी। यहाँ पर हम बात करें इस टी की, तो टी का मतलब यहाँ टेलीस्कोप से है, दूरदर्शी से है। ठीक है, अब बच्चों अब ये कहेंगे आप कि सर हमें एक बार इसका प्रोसेस बता दीजिए कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती क्या है। तो देखो आपको बिल्कुल सिंपल समझना है कि मान लीजिए जैसे अब ये उत्तर लेंस है, ठीक है, और अब हम इसमें दूर कोई वस्तु देख रहे हैं। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब इस ऑब्जेक्ट से मान लीजिए प्रकाश किरण आई आपके यहाँ, और चलो ऐसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ये आ गई यहाँ पर समांतर हो गई। ठीक है, अब समांतर हो गई तो इसका मतलब ये आपको यहाँ पर एक प्रतिरूप दे रही है इस तरीके से। ठीक है, एक आप यहाँ मान लीजिए, अब इससे अलग आ रही है ऐसे, तो ये आपको एक अलग प्रतिरूप दे रही है यहाँ पर, समझ गए। तो आपको दोनों अलग मिल गए, एक तो ये मिल गया और एक डॉट डॉट मान लीजिए आप इसको, एक ऐसा मिल गया। घटते हुए क्रम में आगे जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर देखो, अब अगर ये दोनों मान लीजिए कि दूरी, ये जो दूरी है, हम इसी की बात करें, परिभाषा में हमने यही कही है कि दूरदर्शी के लिए वो न्यूनतम दूरी जिसमें वस्तुएं मात्र आपको विभेदित दिखाई देती हैं। तो देखो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, जैसे ये और ये, किसी कारण से मान लीजिए इनके बीच की दूरी इतनी कम है कि ये दोनों, या ज़्यादा है कि दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए, दोनों मिक्स हो गए, ऐसे मिक्स हो गए। अब मिक्स हो गए तो आपको वस्तु का ये पता नहीं लगेगा कि वस्तु एक है या दो है, यानी वस्तु आपको अलग अलग दिखाई नहीं दे रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को, इस डिस्टेंस को चेंज करते हैं, डिस्टेंस को ऊपर नीचे करते हैं, ज़्यादा या कम करके देखते हैं कि कहाँ पर हमें ये वस्तुएं दोनों अलग अलग दिखाई दें, ऐसे। तो और एक तो अलग दिखाई दे और एक हमें बिल्कुल अलग दिखाई दे, बिल्कुल अलग दिखाई दे। तो इस न्यूनतम दूरी का सारा खेल होता है कि न्यूनतम दूरी से जो खेल होगा उस खेल के अनुसार ही हम क्या करते हैं, क्योंकि इनकी जो तीव्रताएं होती हैं वो आपको प्राप्त होती हैं, और तीव्रताएं अगर एक दूसरे से क्या हो गई, मिक्स हो गई कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ऐसे ऐसे मिक्स हो गई, तो आपको प्रतिबिंब का पता नहीं चलेगा कि ये एक है या दो है। ठीक है, तो अब इस दूरी को चेंज करके हमें क्या करना होता है, इनको अलग अलग दिखाना होता है, और वही क्या होती है आपकी दूरदर्शी के लिए विभेदन सीमा होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं अब इस चित्र की। अब इस चित्र में देखो क्या होगा कि हमें पता है दूर से क्या होंगी, अंतरिक्ष से मान लीजिए हम कोई स्टार देख रहे हैं, कोई तारा देख रहे हैं, वहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के बाद में क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, ये फोकस हो जाएगी। तो अब देखो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर समान कला में आएंगी ना, एक बिंदु पर सीमा यहाँ पर आ गई, तो समान कला में आ गई, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। अधिकतम प्राप्त हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर फ्रिंज क्या होती है, सर्वाधिक चमकीली होती है, और एकांत क्रम में क्या होती है, वो धीरे धीरे उसकी तीव्रता कम होती जाती है। तो यहाँ जो बीच का जो ये स्पॉट है वो आपको काला धब्बा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम कॉपी में कच्चे पेन से करेंगे ना, तो हमें एक ब्लैक स्पॉट उसमें मिल जाएगा। तो आपको बताना क्या है, सिंपल से है कि मान लीजिए अंतरिक्ष से जिसे हम देख रहे हैं उस वस्तु को, तारा मान लीजिए, वहाँ से क्या होगी, आपके पास यहाँ पर प्रकाश किरणें प्राप्त होंगी। प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक बिंदु पर जाकर फोकस हो जाती हैं, और आपको एक अधिकतम तीव्रता का काला धब्बा इसमें प्राप्त हो जाता है। तो उत्तर लेंस में समांतर किरण पुंज को हम क्या करते हैं बच्चों, एक बिंदु फोकसित करवाते हैं। ये एक परिमित क्षेत्रफल में एक केंद्र दीप्त क्षेत्र धब्बे के रूप में फोकस होता है, जिसके चारों ओर अदीप्त तथा दीप्त सकेंद्रीय वलय आपको प्राप्त हो जाते हैं। सकेंद्रीय वलय यानी जो अलग अलग वर्त होते हैं, लेकिन उनका केंद्र क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। अब इसकी त्रिज्या बच्चों देखो होती है R0 ऑलमोस्ट 1.22 लैम्डा एफ अपॉन डी। देखिए लैम्डा अपॉन डी के तो आप जानते हैं, डी यहाँ पर क्या हो गया, उसकी अपार्चर हो गया, इसका लेंस का द्वारक हो गया डी। ठीक है, और एफ उसकी डिस्टेंस हो गई, तो डी अपॉन एफ अपने यहाँ पर इसको सॉल्व करके लगा सकते हैं। लेकिन 1.22 जो है ना, वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो इनके एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुई है, तो ये हमें ध्यान रखनी होगी। इसमें इस वैल्यू को तो आपको याद रखना होगा 1.22 के रूप में, क्योंकि ये क्या है, एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। अब बच्चों इसके अंदर जो एफ है ना, वो लेंस की फोकस दूरी है, डी क्या है,
उस जो लेंस आप काम में ले रहे हो उसकी पूरी साइज है, व्यास है, और लेंस का व्यास है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा है। ठीक है, अब दो तारों को अगर मात्र क्या करना है, आपको विभेदित करना है, तो बच्चों उसके लिए क्या होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है ना, वो एफ इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगी, आपकी कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई बराबर आर नोट अपॉन एफ। ठीक है ना भाई, कितना हो गया आपके कोण बराबर क्या होगी, 4 बटा त्रिज्या होगी ना, तो 4 बटा त्रिज्या के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व कर देंगे, और आपके जो मान बनेंगे एफ इंटू डेल्टा थीटा आर नोट 1.22 लैम्डा एफ अपॉन डी, ये वैल्यू आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई तो हमें तो डेल्टा थीटा चाहिए था, तो एफ से एफ तो वहाँ कट जाएगा, तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा थीटा बचेगा। और अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विभेदन क्षमता। बस सिंपल सा है, ये तो विभेदन सीमा हो गई और ये क्या हो गया, आपकी विभेदन क्षमता हो गई। और दोनों समीकरण से हम ये देख रहे हैं कि लैम्डा क्या आ रहा है, आर टी के रिवर्स में आ रहा है, और जो लेंस की साइज है वो किस में आ रही है, वो समानुपाती में आ रही है। चलो बात कर लेते हैं दोनों समीकरणों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। ये निकल रहा है कि अभिदर्शक लेंस का व्यास का द्वारक डी अधिक है तो डेल्टा थीटा क्या होता है, छोटा होता है, तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होती है। ये कारण है कि अच्छे विभेदन के लिए हमें दूरदर्शक के अभिदर्शक लेंस का व्यास द्वारक डी अधिक और तरंग लैम्डा क्या रखनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और साथ में आपको बता दें, विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए परवलयिका दर्पण का उपयोग करते हैं किसके अंदर, दूरदर्शी में। और उसका एक और फायदा होता है, गोलीय विपथन का दोष गायब हो जाता है। इसके लिए आपको पहले वाली वीडियो आपको जो देखनी है उसमें आपको जानना होगा कि गोलीय विपथन और वर्ण विपथन क्या होता है। उनके दोष को दूर करने के लिए यहाँ पर दूरदर्शी में क्या होता है, परवलयिका साइज के बड़े आकार के क्या होते हैं, दर्पण काम में लिए जाते हैं, जिससे गोलीय विपथन और वर्ण विपथन का दोष दूर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया अपना दूरदर्शी। इसमें बस जो दिक्कत आएगी वो 1.22 की आएगी, वो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। सेम इसमें भी चलते आगे। अब सूक्ष्मदर्शी की हम बात कर रहे हैं तो सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी बात करते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जिससे क्या है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा बिंबों के प्रतिबिंब मात्रा आपको क्या करते हैं, विभेदित दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है, आपको पता है इस चीज का। और इस विभेदन सीमा का व्युत्क्रम, हम बार बार बात कर रहे हैं कि विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम होती हैं। अगर हमने विभेदन सीमा को निकाल लिया तो विभेदन क्षमता का मान भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो विभेदन क्षमता कहलाती है किसको, विभेदन सीमा का व्युत्क्रम। अब सूक्ष्मदर्शी में बच्चों क्या होता है कि दो बिंबों की जो स्थिति होती है वो अभिदर्शक लेंस के क्या होती है, निकट होती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें, वस्तु कहाँ होती है, आप माइक्रोस्कोप से देखिए, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वस्तु कहाँ है, जस्ट नीचे आपके, जहाँ उसको आप देखना चाह रहे हो उस ऑब्जेक्टिव लेंस के पास है। ठीक है ना, तो उसी को तो आपको देखना है। जैसे मान लीजिए भाई एक वस्तु का तो आप ये देख लीजिए इधर, सेम वापस तो आपको वही प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी वस्तु का ऐसे यहाँ से वापस चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, तो वापस हमें मिलेंगे स्पॉटिंग मिलेंगे, लेकिन अब इसमें एक खास बात होगी, मैं आपको बता दूँ इसमें खास बात क्या होगी। यानी यहाँ से कवर होने के बाद में हमें क्या होता है, जैसे माध्यम अगर चेंज करते हैं, अपन माध्यम चेंज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये इसकी क्या है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य से मान लीजिए ये गमन कर रही है, संचरण कर रही है, तो यहाँ भी मान लेते हैं कि ये गमन करे, लेकिन अब इसका जो पाथ है ना वो पाथ छोटा हो जाएगा। अगर इसका लैम्डा है तो इसका लैम्डा बटा एन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, आप समझ गए ना। सूक्ष्मदर्शी से आप देखते हो ना, तो सूक्ष्मदर्शी से क्या होगा, पहले लेंस के बाद में, यानी ये जो इसका पाथ है तरंग का आपके, वो उसमें कम हो जाएगा, वो लैम्डा है और ये लैम्डा बटा एन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है तरंग अगर किसी सघन माध्यम में जाती है तो वो उसकी जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है, जो चाल है वो अपवर्तनांक के हिसाब से बात करती है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से हम भी इसमें बात करते हैं। इसलिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बिंबों के बीच के दूरी में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस के सामने ध्यान रखना, बिंब को एफ से थोड़ा अधिक दूर रखा गया है, जिससे कि वी दूरी पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बात करते हैं, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धन प्रतिबिंब होगा उसका, और वो आकार तथा बिंब आकार के अनुपात को हम बिल्कुल आसानी से इस सूत्र से ही ज्ञात करेंगे। और वस्तु हमेशा उत्तर से क्या होती है, लास्ट में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो आवर्धन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए आप समझिए इसको। जैसे यहाँ से हमने लेंस से बात की, तो लेंस से अब जो भी आपको साइज मिलेगी यहाँ से, ठीक है, अब वो जो दूसरे माध्यम में जाएगी ना, तो वो तरंग दैर्घ्य जो उसकी है लैम्डा है, वो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के कारण क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। यानी लैम्डा अगर पहले माध्यम में, दूसरे में क्या हो जाएगी, लैम्डा बटा एन हो जाएगी। यानी लैम्डा इसमें लैम्डा होगी, और आगे जाके मानो ये दूसरे माध्यम में, यानी यहाँ पर लैम्डा होगी, तो ये लैम्डा होगी, तो ये लैम्डा बटा एन होगी उस माध्यम के लिए। ठीक है, और ये आपकी इस प्रकार साइज आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए, अब इसको फोकस करके देखना कि कहाँ आपको वस्तुएं क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, उस चित्र में से वापस बात करते हैं चित्र की। तो यहाँ से 10 बीटा का मान हम निकालेंगे। भाई ये पूरा क्या है आपका, पूरा डी था, और इस डी को अपन सोल्व करते हैं तो ये देगा डी बटा 2 एफ।
ठीक है। यहाँ हम इसको स्मॉल डी मान लेते हैं। अगर आप कैपिटल डी मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, डी बटा 2 भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अगर इसको पूरा डी मानते हैं तो ये हो जाएगा डी बटा 2 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब डी बटा 2 हो गया और बट्टा में क्या है, एफ है, लंबटाधार, लंबटाधार हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप, डी बटा एफ 2 ऊपर आ जाएगा, 2 tan बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब 2 बीटा यहाँ पर क्या है, सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर अभिदर्शक लेंस के व्यास द्वारा बनाया गया कोण है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस जिस एंगल से देख रहा है वो एंगल क्या हो गया आपका 2 बीटा हो गया। जब किसी सूक्ष्मदर्शी नमूने में दो बिंदु की दूरी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा से अगर इसकी तुलना की जाए, यानी डी ग्रेटर देन लैम्डा है, तो ये आपको विवर्तन का प्रभाव दिखाई देता है। विवर्तन की शर्त में आपको साफ साफ बताया गया था कि जो आपके प्रकाश के तरंग दैर्घ्य है या जिस तरंग की आप बात करें उस तरंग की तरंग दैर्घ्य है वो द्वारक की साइड से क्या कर रही है, मेल खा रही है, बराबर, लगभग बराबर है या उससे अधिक है, ठीक है, तभी विवर्तन होता है। कम होने की स्थिति में विवर्तन नहीं होता है। तो एक बिंदु बिंब का प्रतिबिंब पुनः एक विवर्तन प्रतिरूप के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। कब, जब डी ग्रेटर देन क्या होता है, लैम्डा होता है। तो जो बिंब है वो किस में चला गया, विवर्तन बिंब के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में चला जाता है। तो उसकी साइज क्या होती है, उसकी साइज आपको इस सूत्र से निकालनी होती है, ठीक है। तो उस सूत्र में वापस वही बात करेंगे 1.22 कहाँ से आ गया, ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है। और लैम्डा अपॉन डी को आप अच्छे जानते हैं, और वी डिस्टेंस यहाँ पर वी वेलोसिटी से कवर कर रही है, डिस्टेंस को वी वेलोसिटी से कवर कर रही है। थीटा आपको जानते हैं, कोण का क्या होता है, 4/3 त्रिज्या होता है। तो दो बिंब जिनके प्रतिबिंब इस दूरी से कम पर होते हैं, इनसे कम पर अगर होते हैं तो आपको पता है वो विभेदित नहीं होंगे। इस वैल्यू से अगर कम पर विभेदित हो रहे हैं तो वो इससे क्या होंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, वे एक ही दिखाई देते हैं और अस्पष्ट होंगे। बिंब तल में संगत न्यूनतम दूरी हम निकालते हैं, न्यून दूरी को हम मान लेते हैं यहाँ पर ए न्यून से कर लेते हैं, और आवर्धन के साथ हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को, यानी इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, आवर्धन के साथ विभाजित कर देते हैं। तो एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार और बट्टा बिंब का आकार, ठीक है। तो बिंब का आकार है वो ए न्यून से आ जाएगा, और प्रतिबिंब आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने इनकी कंडीशन बदल दी आपस में, तो यहाँ पर बट्टा एम नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और ये हो गया वी बटा एम, ठीक है। अब इसको तो आप सोल्व करके लिख सकते हैं वापस से कि जो आपका डी एम है वी अपॉन एम के रूप में, वो किस में चला जाएगा, वो आपके फोकस में चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीम आपके कहाँ था, फोकस के लिए था, बीम आपके लिए किसके था, फोकस के लिए था, प्रतिबिंब किस में आ गया, वी में आ गया। तो इसको हमने सोल्व कर दिया, वी बटा एम क्या हो जाएगा आपका, भाई जैसे एम बराबर हो गया आपका वी बटा एफ हो गया ना, उस तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा अपना एफ बराबर वी बटा एम, ठीक है। तो ये हो गया 1.22 लैम्डा अपॉन डी इंटू एफ। चलो आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमारे समीकरण है, उन समीकरण जो हम तुलना करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 tan बीटा। अब हम इसमें सारे मान डाल देते हैं, देखो हमने ये भी डाल दिया क्योंकि 2 का भाग दे दिया ना, तो ये हो गया। बस आपकी समझ से ये आएगी, ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो आपके आंसर इसमें आ जाता है ये रूप में, ठीक है। लेकिन हमें पता है tan बीटा और साइन बीटा के जो न्यूनतम मान होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एंड tan बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा और साइन बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा, तो ये दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर जो मान है वो अगर हम माध्यम की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि आगे जाकर माध्यम चेंज हो जाता है, तो जैसे 2 एंड साइन बीटा है तो आगे जाकर आपका हो जाएगा 0.61 लैम्डा एंड साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चलो हो गया। अब एंड साइन बीटा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपने माध्यम में चेंज कर दी, दूसरे माध्यम में चले गए, तो उस माध्यम में ये क्या होता है, ये संख्यात्मक द्वारक कहलाता है। जो लैम्डा वायु या निर्वात में प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य, साथ में लैम्डा भी इसमें शामिल की गई है, जो क्या है, निर्वात में प्रकाश तरंग की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। अब ये एंड साइन बीटा ना, ये भी इसके लिए एक अच्छी चीज़ होती है, जिससे क्या होती है, इसकी जो क्षमता होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। अब तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और फाइनल आंसर में वही है, हम इसका उल्टा कर रहे हैं क्योंकि अब हम आरएम पढ़ रहे हैं, और आपको पता है विभेदन क्षमता क्या होती है, विभेदन सीमा का उल्टा होती है। तो अब जो आपने ए निम्न जो प्राप्त किया था उसको उल्टा कर दीजिए, उसको उल्टा कर दिया तो हमारा लास्ट आंसर हमारे सामने प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एंड साइन बीटा में वृद्धि करने से या तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रयुक्त करने से, वो भी कम, भाई लैम्डा कम कर दो या एंड साइन बीटा बढ़ा दो, ठीक है। इन दोनों से क्या होते हैं, इन दोनों से ही ये आरएम जो है ना, माइक्रोस्कोप, एम का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप, इसकी विभेदन यानी माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता, रिसॉल्विंग पावर को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक खास शब्द है तेल निमज्जन अभिदर्शक। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सूक्ष्मदर्शी में आप विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए एक उच्चतर अपवर्तनांक, जैसे मैं लास्ट में कहा कि आप अगले माध्यम में चले गए तो पाथ क्या हो गया, कम हो गया, लैम्डा
किस में चली गई, लेमडा बटा एन में चली गई। तो वो जो चेंज हुआ ना, उसके लिए आपको एक अच्छी बात है कि आप क्या करें, उस अभिदर्शक लेंस के लिए जो आप यूज में ले रहे हैं उसे तेल में रख दीजिए, तेल में यानी भारी मादे में रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, कांच के अपवर्तनांक के समीप होता है। प्राय एक तेल जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के समीप होता है, उसका अगर आप उपयोग करते हो तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और इसका उपयोग करना ही क्या होता है, तेल निमज्जन अभिदर्शक कहलाता है। ठीक है, यानी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए हम तेल जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, उसका उपयोग करते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चों, तेल निमज्जन अभिदर्शक कहते हैं। अब एक छोटा टॉपिक है फ्रेनेल दूरी। देखिए हमें सीधा सा पता है कि अगर एक दूरी जेड तक चला जाए, और हमें ये पता है कि जो दूरी हम बात करते हैं वो कितनी होती है, लेमडा अपॉन डी होती है। किसी भी प्रतिरूप की बात करते हैं तो लेमडा अपॉन डी में आता है, और जेड दूरी जा रही है तो क्या हो जाएगी, जेड लेमडा अपॉन डी प्राप्त हो जाती है। तो एक दूरी जेड चलने में केवल विवर्तन के कारण, हाँ ये भी ध्यान रखना, विवर्तन की बात हो रही है, विवर्तन के कारण, क्योंकि आपको पता है डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, एन का मान कर दीजिए 1, और ठीक है साइन थीटा अप्रोक्सीमेट क्या हो गया आपका, थीटा हो गया, तो डी थीटा बराबर एन लेमडा में एन 1 कर दिया, लेमडा हो गया, थीटा बराबर क्या आ गया, लेमडा अपॉन डी आ गया। ठीक है, विवर्तन की बात करें तो चलने में विवर्तन के कारण ही विवर्तित किरण पुंज क्या होता है बच्चों, एक चौड़ाई जेड लेमडा डी प्राप्त कर लेता है, जो विवर्तन के द्वारा विस्तार मतलब फैल जाती है। अब द्वारक की साइज डी के तुल्य होता है, तो इससे वह दूरी जेड प्राप्त होती है। देख सीधी सी बात है, कोई प्रकाश आ रहा है, प्रकाश अगर विवर्तित होगा तो डी ग्रेटर देन लेमडा होना चाहिए, अगर उससे कम है तो उसका प्रसारण नहीं होगा। उसका प्रसारण कब होगा, तो कम से कम वो क्या हो, डी ग्रेटर देन लेमडा हो, या डी इक्वल लेमडा हो, तभी उसका क्या होता है, विस्तारण होता है, और उससे कम होने पर विस्तारण नहीं होता है। तो वो दूरी कौन सी है, जहाँ से इसका विस्तारण शुरू हो जाए, अगर वो एक दूरी जेड से चल रहा है, ठीक है, तो वो दूरी ये होती है जेड बराबर डी स्क्वायर अपॉन लेमडा। ठीक है, अब इस जेड को हम लिख देंगे जेड एफ, एफ मतलब यहाँ पर हो जाएगा फ्रेनेल से, तो जेड एफ क्या है, एक फ्रेनेल दूरी कहलाती है, और वो होती है डी स्क्वायर अपॉन लेमडा। ठीक है, और समीकरण 1 ये दर्शाती है कि किरण प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के शून्य सीमा की ओर अग्रसर होने में वैद्य लेमडा की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो डी स्क्वायर अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसकी जो वैधता है, जो वैलिड है, वो कहाँ तक जाती है, वो 0 की ओर अग्रसर होती है। तो इसे हम कहते हैं फ्रेनेल दूरी। बस आप तो ये डायग्राम याद रखना, अगर यहाँ से आएगा तो न्यूमेरिकल के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जो एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मान लीजिए कोई तारा है और उससे 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा का मान हो गया। ओके, प्रकाश आ रहा है किसी दूरदर्शी की विभेदन की सीमा, दूरदर्शी की तो क्या होगी, यदि उसके अभिदर्शक का व्यास आपको दिया हुआ है 100 इंच, और उत्तर ये है इसका कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा का आपको याद होना चाहिए क्या, सूत्र, और सूत्र क्या है, डेल्टा थीटा बराबर 1.22 लेमडा अपॉन डी। तो डी का मान आपको दिया हुआ सवाल के अंदर 100 इंच। ठीक है, डी है क्या, डी है दूरदर्शी में जो लेंस आप काम में ले रहे हो उसका द्वारक, अभिदर्शक वाले लेंस का द्वारक। अब ध्यान होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होते हैं तो 100 इंच में कितने हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे 254 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और 6000 एंगस्ट्रॉम में ये कितने हो गए, 6000 गुणा 10 के 10 माइनस 10 सेंटीमीटर हो गए। अब सोल्व करते हैं। देखिए 1.22 हो गया, लेमडा की वैल्यू होगी और डी की वैल्यू होगी, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट गया, तो हमारा उत्तर किस में आ जाएगा, रेडियन में। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाले, डेल्टा थीटा निकालें, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है किसी दूरी के लिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किरण प्रकाश की एक अच्छा सन्निकटन है, यानी अच्छा न्यूनतम मान है, लगभग बराबर है, जब द्वारक 3 mm चौड़ा है तो तथा तरंग दैर्घ्य कितनी है, 500 nm है। सोल्व करते हैं। फ्रेनेल दूरी का फॉर्मूला मैंने कहा था, याद कर लेना, क्योंकि गणितीय इक्वेशन में, न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से आपके काम आने वाला है। 3 mm हो गया, m मतलब मिलीमीटर, ठीक है, 500 nm हो गया मतलब नैनोमीटर। अब सोल्व कर दीजिए, 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, 500 × 10⁻৯, इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सोल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ गया 18 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर, सबसे अच्छी बात है आँख की विभेदन क्षमता, फिर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, और साथ में फ्रेनेल दूरी की बात की है। अब बच्चों इसके बाद हम जाएंगे ध्रुवण के बारे में, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।